नमस्ते दोस्तों। देश की दो सबसे बड़ी हॉट सीट्स अमेठी और रायबरेली पर चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और कल वहां वोटिंग होने को है। तमाम तरह की बातें अमेठी और रायबरेली से आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह स्मृति ईरानी भारी अंतर से जीत रही है, कुछ कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए राह बड़ी मुश्किल है, कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इसका बिल्कुल उलट होने वाला है और केएल शर्मा और राहुल गांधी बड़े अंतराल से जीतने वाले हैं। तो इन दोनों सीट्स की वस्तु स्थिति और ग्राउंड पे जो हो रहा है उसका आकलन करने के लिए आज हम बात करेंगे श्री नवीन कुमार से। जैसा मैंने आपको पहले बताया, नवीन कुमार एक एजेंसी चलाते हैं दिल्ली में जो ना सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजिंग करती है बल्कि ग्राउंड पे सर्वेज भी करती है। नवीन कुमार जी नमस्कार। तो क्या ताजा खबर लाया आप रायबरेली और अमेठी की? जरा विस्तार से समझाइए कि हो क्या रहा है, ताकि हमारे दर्शक जान पाए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। रायबरेली और अमेठी के तो साहब परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। जो वहां पर जिस तरीके से केएल शर्मा का जब टिकट फाइनल हुआ था, तो जिस तरीके के मीडिया में एक माहौल बना, और आप और हमारी दोनों की भी बात हुई थी, तो आपने बोला था कि ये तो वॉक ओवर दे दिया कांग्रेस पार्टी ने स्मृति ईरानी को। और स्मृति ईरानी ने भी जब इंटरव्यू दिए तो उन्होंने ये बोल दिया कि वो तो डर के भाग गए, और वो तो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी हार हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जब हम वहाँ 5-7 दिन रुके, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से वहाँ पे मोर्चा संभाला, 15 दिन में लगभग 100 के आसपास वहाँ पे नुक्कड़ सभाएं और छोटी जनसभाओं को संबोधित किया, भावनात्मक जुड़ाव वहाँ पे स्थापित किया, तो वो ये कन्वे करने में कामयाब रही कि केएल शर्मा जो है वो जमीनी आदमी है, आपके बीच 40 साल से रहा है और अच्छी आपकी सहायता करेंगे और आपके हितों का ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप गौर करें, एक तो प्रियंका गांधी की सभाओं पे गौर कीजिए, नुक्कड़ सभाओं पे उनके बोलने के अंदाज पे गौर कीजिए, और दूसरा उसका जो रिएक्शन स्मृति ईरानी दे रही है उस पे गौर कीजिए कि अब फ्रस्ट्रेशन उनको नजर आने लगी है। विधानसभा के अंदर तिलोई और जगदीशपुर दो विधानसभाएं हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और अगर पांचों विधानसभाओं के अगर इनकी टोटल गुणा भाग जोड़ बाकी अगर करें अपन, तो 4,18,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को अमेठी लोकसभा में मिलते हैं, जो मिले हैं 2022 विधानसभा में। 3,52,000 के आसपास में मिले हैं समाजवादी पार्टी को, 1,43,000 के आसपास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, और 45,000 वोट के आसपास हैं वो बहुजन समाज पार्टी को, बसपा को मिले हैं। तो टोटल वोट पड़ते हैं 9,60,000 पूरे विधानसभाओं में, पांचों का जोड़े तो 9,60,000 वोट हैं। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलायंस में है, अगर उन दोनों के वोट जोड़ें तो वो वोट होते हैं लगभग 5 लाख, 4,96,000 के आसपास, और बीजेपी के वोट हैं 4,18,000। अब बसपा के वोट को अगर आप आधा आधा कर दो कि भाई 23,000 दे दो बीजेपी को, 22,000 दे दो कांग्रेस को, तो कांग्रेस के कैंडिडेट के पास में वोट आते हैं 5,20,000, और स्मृति ईरानी के पास में, भाजपा के पास में वोट आते हैं लगभग 4,40,000। 70-80,000 का फिर भी डिफरेंस रहता है। दो एक चीज इनके अगेंस्ट गई कि इन्होंने पिछली बार एक वादा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है और स्मृति ईरानी जीतती है तो वो 13 रुपए किलो में चीनी दे देगी। तो 13 रुपए किलो की चीनी इनको बहुत भारी पड़ रही है, अभी प्रचार में भी भारी पड़ी, और अगर प्रचार जो रुझान है अगर कल पोलिंग में हो गए तो निर्णय जो आएंगे परिणाम उस पर भी भारी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वादे मोदी जी और स्मृति ईरानी ने किया है, तो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि तेरे वादे पर जिए तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो अमेठी की जनता को तो मुझे लगता नहीं कोई 13 रुपए किलो वाली चीनी पर एतबार है, और चीनी की जो मिठास थी शायद वो कड़वाहट में बदल गई है। लेकिन एंड में आप समअप करके मुझे बताइए कि आपकी गट फीलिंग और आपने जो वहां पे आकलन किया उससे आपको क्या लगता है कि क्या इस बार स्मृति ईरानी चुनाव हार सकती है? सर वो गट फीलिंग कुछ नहीं है, जो वहाँ के लोगों से बातचीत करने पे जो महसूस हुआ, आप वो तमाम वीडियोस भी देखें जो अमेठी के वीडियो चल रहे हैं, जो पत्रकार भी कवर कर रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग कवर कर रहे हैं, उनको आप देखें तो जनता का रुझान आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो ये कई चीजें ऐसी है जो इनके व्यवहार को लेकर भी वहाँ पे नजर आई। फिर चीनी का फैक्टर, तीसरा राम मंदिर का उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना, चौथा इस बार धरातल पर मोदी लहर नजर नहीं आ रही, और आप खुद जो पिछली बार मोदी जी खुद आके बोल के गए कि ये मेरी बहन है, आप अगर गौर करें तो मोदी जी इस बार वहां पे अमेठी में उन्होंने कोई प्रचार भी नहीं किया, दोनों सभाएं अमित शाह की हुई है वहां पर। तो ये कई संकेत हैं
मेरे को ऐसा लगता है कि जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो केमिस्ट्री दिख रही है ग्राउंड पे, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं और मिलके लड़ रहे हैं, जो पिछले चुनाव में दिखाई नहीं देता था। तो उस केमिस्ट्री का भी फायदा नजर आएगा। कल परसों जो सभा हुई थी जिसमें अखिलेश यादव भी आए थे, सोनिया गांधी भी आई थी, राहुल गांधी भी आए थे, वहां के जो रिस्पॉन्स देख के मुझे लगा कि इस बार एक 2+2 की जो मैथमेटिक्स होती है उसमें केमिस्ट्री भी जुड़ गई है। तो इस बार मुझे लगता है कि अलायंस अच्छा करने जा रही है, उसका खामियाजा भी शायद भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। और ये अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में 3 रैलियां इनकी संयुक्त होनी थी। कल बाराबंकी में तो इनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ भी। आज फूलपुर और प्रयागराज के अंदर सभाओं में भीड़ ज़्यादा आने की वजह से सभा नहीं कर पाई ये, जो कैपेसिटी से डबल भीड़ अब वहाँ पे आ गई। तो ये है कि इनका मैसेज जाने लग गया। दूसरा केमिस्ट्री ये है कि राहुल गांधी का जो भाषण जो वो बोल रहे हैं फटाफट, खटाखट, ठकाठक, अब अखिलेश यादव वो बोल रहे हैं और इन पे मोदी तंज जी कसने के लिए मोदी जी भी मोदी जी बोले इन थे पे किसी जगह। मोदी जी इन पे तंज कसने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी बात घर तो करी है और जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। खैर चलिए रायबरेली की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि रायबरेली एक बहुत ही सेफ सीट है, और पिछली बार जो सुनामी आई थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पुलवामा के बाद, उस सुनामी में भी सोनिया गांधी उस सीट को बचा कर ले आई थी। मुझे लग रहा है कि रायबरेली कंपेयर टू अमेठी काफी आसान सीट होनी चाहिए। लेकिन आपकी इसमें क्या राय है और आपने क्या देखा अभी तक? जी बिल्कुल, आपकी राय एकदम सही है। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रायबरेली में जो सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी पिछले 4 बार का मैं आपको बता दूं लोकसभा के अंदर, 2004, 2009, 2014 और 2019। तो 2014 में उनकी लीड थी 3.5 लाख, 3,52,000, और 2009 में थी 3,72,000, और उससे पहले भी 3-3.5 लाख उनकी थी। 2019 में ये लीड घटकर 1,67,000 पे आई, लेकिन उनका वोट जो है वो 5,34,000 वोट उनको मिले थे। टोटल वोट 9.5 लाख, 9,60,000 के आसपास पड़े। 2014 में भी उनको 5,26,000 वोट मिले, टोटल 8,25,000 वोट पड़े। तो कमोबेश उनके वोट लगभग 5 लाख, 5.25 लाख वोट रायबरेली में फिक्स हैं। अब इस बार उनका कोलैबोरेशन है समाजवादी पार्टी के साथ में, और रायबरेली में 5 विधानसभाएं हैं, ऊंचाहार, सरेनी, हरचंदपुर, बछरावा और रायबरेली। इन 5 में से 4 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। एक हैं अदिति सिंह, जो पहले कांग्रेस में थी फिर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और अभी समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, जिन्होंने हाल ही में 2 दिन पहले अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो इनका अगर वो जोड़ निकालें विधानसभा का, जैसा हमने अभी पहले निकाला, तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 5 विधानसभाओं में टोटल 3,81,000 वोट होते हैं। समाजवादी पार्टी के अकेले के 4,02,000 वोट हैं, और कांग्रेस के 1,40,000 वोट। तो दोनों को मिलाते हैं तो 5,42,000 वोट। जो मैंने आपको बताया कि 5-5.25 लाख वोट इनके फिक्स हैं। 1 लाख वोट बसपा के हैं, तो इसमें 50-50 दोनों को नाराज नहीं करते हैं। 50,000 बीजेपी के, 50,000 कांग्रेस पार्टी के, तो 6 लाख पे कांग्रेस और 4.25 लाख के आसपास पे भारतीय जनता पार्टी। 2.25 लाख का मार्जिन रहता है। आपको क्या लगता है पिछली बार से मार्जिन राहुल गांधी का ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है? ग्राउंड पे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो दिनेश प्रताप थोड़े संसाधन वाले बाहुबली नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर है, लेकिन समाजवादी का संगठन बहुत मजबूत है। अब जो पुराने कांग्रेसी हैं जिनसे प्रियंका गांधी घर जा जाकर मिल रही है, उससे काफी माहौल वहां चेंज हुआ। लोग बाग पिछली बार के जैसा हल्के में चुनाव लेना नहीं चाहते, जैसा उन्होंने अमेठी में पिछली बार लिया था कि 55,000 वोटों का मतलब है कि 25,000 प्लस माइनस भी होते तो जीत जाते वो। उन्होंने बिल्कुल लाइट लिया। तो इस बार प्रियंका गांधी ने 15 दिन वहां पे प्रचार किया। फिर मेरे को लगता है कि सोनिया गांधी की वो जो अपील थी कि मैं राहुल को आपको सौंप के जा रही हूँ, तो 20 साल राजनीति करने के बाद में अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है तो दिल को छूता है, और मुझे लगता है कि रायबरेली के दिल को वो छुआ है, और चुनावों के परिणाम में वो परिलक्षित होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं काफी चर्चाएं सुनता हूँ, पुराने लोगों की काफी बातें सुनता हूँ, तो लोग जब बात करने लगते हैं तो बात वो शुरू करते हैं फिरोज गांधी से, और बताते हैं कि फिरोज गांधी जब पहली बार रायबरेली चुनाव लड़ने आए थे तो वहीं रहते थे ज्यादा, और उनकी आदत थी वो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे।
तो हर शाम को फिक्स होता था कि आज फला व्यक्ति के साथ उनका डिनर होगा। तो उस जमाने में जो घर से निकलते थे अकेले निकलते थे, और जिसके घर उनका डिनर होता था तब तक जाते जाते 20-25 लोग उनके साथ हो जाते थे। तो आपको आज भी रायबरेली शहर में कुछ ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो बताएंगे कि फिरोज गांधी हमारे यहाँ खाना खाया करते थे, और वो रिश्ता मुझे लगता है कि अनवरत कायम रहे, और उस रिश्ते का फायदा कांग्रेस को मिलने की मुझे संभावना लगती है इस बार। ज्यादातर जो सेफोलॉजिस्ट हैं, ज्यादातर सर्वे करने वाले लोग हैं, सट्टा मार्केट वाले लोग हैं, ये तो एक तरफा यूपी में बता रहे हैं। मेरा अनुभव उनके जितना तो नहीं है, लेकिन घूमने के बाद में, काफी जगह जाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में भी इनको नुकसान होगा। मुझे लगता है सट्टा बाजार तो मैनेज किया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा कभी और करेंगे। आज हमारी संक्षिप्त चर्चा थी रायबरेली और अमेठी पे। तो आपका ये मानना और मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि रायबरेली और अमेठी दोनों में कांग्रेस को एज है। रायबरेली इसलिए कि पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, और इस बार मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा कि रायबरेली ना जीते कांग्रेस। और अमेठी इसलिए कि वहाँ स्मृति ईरानी के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, और कुछ ऐसा भी लगता है कि अमेठी की जनता पश्चाताप करना चाहती है कि उन्होंने अमेठी से पिछली बार गांधी परिवार को हरा दिया, और उस पश्चाताप के कारण कुछ वोट मुझे लगता है अमेठी में केएल शर्मा को मिलेंगे। और केएल शर्मा मेरे हिसाब से आज अमेठी में स्मृति ईरानी से 21। जी बिल्कुल, एकदम सही आकलन है आपका। विधानसभा के हिसाब से देखे तो भी सही है, और जनता के मूड के हिसाब से देखे तो भी बिल्कुल सही है। खैर चलिए, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलते हैं किसी और इशू पे चर्चा करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।